सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने पॉइंट का डिस्कशन किया है, राइट, और डिस्टेंस फॉर्मूला को भी डिस्कस किया हमने। एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेगमेंट्स ऑफ या सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सेक्शन फॉर्मूला में मैंने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला को आपके सामने डिराइव किया था, ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बोला था कि आप खुद से ड्राइव कीजिएगा। कितने लोगों ने कर लिया है? डेरिवेशन कर लिया है क्या आप लोगों ने? क्या कर लिए और हो भी गया डिराइव, हो गया ना? तो बहुत अच्छे। वो एकदम जैसा ये वाला था वैसा ही था, राइट। तो मैं दोनों के फॉर्मूले आपको लिख देता हूं और एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। लेट से हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, कोई एक लाइन सेगमेंट है। दिस लाइन सेगमेंट, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो लेट्स से दिस वन इज x2, y2 and here a will be x1, y1, and here is any point p. Here is any point p which divides the line segment in the ratio of m is to n, राइट। तो मैंने बोला था कि इस पॉइंट P को फाइंड आउट करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस m टू दिस कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड दिस n टू दिस कोऑर्डिनेट ऑफ A, राइट। तो आपको इस तरह से जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m plus n, and second one my2 plus ny1 divided by m plus n, m plus n। ये जो सेक्शन फॉर्मूला मुझे मिला है, दिस सेक्शन फॉर्मूला इज फॉर इंटरनल सेक्शन। ये क्या है? इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला मेरे पास ये आया हुआ है, राइट। उसी तरह अगर हम बात करें एक्सटर्नल सेक्शन की, किसकी बात करें अगर हम एक्सटर्नल सेक्शन की, एक्सटर्नल सेक्शन की बात करें तो यहां पर पॉइंट P जो होगा A एंड B लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, ये बात ध्यान देने वाली होगी। तो लेट्स से हियर इज द लाइन सेगमेंट AB और इसको आगे मैं किसी पॉइंट P तक एक्सटेंड कर देता हूं, किसी पॉइंट P तक एक्सटेंड कर दूंगा। तो लेट्स से ये पॉइंट P तक एक्सटेंड हो गया। यहां पर मेरा कोई पॉइंट A होगा जो कि x1, y1 कोऑर्डिनेट के साथ होगा। यहां पर मेरा पॉइंट B होगा, ये x2, y2 कोऑर्डिनेट के साथ होगा। एंड हियर इज एनी पॉइंट P, ठीक है। अगेन अगर ये पॉइंट P है तो ये m/n रेशियो में डिवाइड करेगा, तो A से P का जो डिस्टेंस है वो m होना चाहिए, एंड यहां B से P की जो वैल्यू होनी चाहिए m होनी चाहिए, यानी कि n होनी चाहिए। AP डिवाइडेड बाई PB, ये आपको मिलना चाहिए m/n। तो एक्सटर्नल सेक्शन में आपको जो वैल्यू आया होगा वो अगेन m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, यानी P की वैल्यू चाहिए तो m को x2 के साथ, यानी कि mx2 यानी पॉइंट P आपको मिलेगा, पॉइंट P आपको मिलेगा mx2 माइनस हो जाएगा nx1 डिवाइडेड बाई m-n, एंड सेकेंड ये क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n। यही आया था ना अमन? यही आया होगा? यस सर, यस सर। तो ये क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला हमने देखा। अब मैं यहां पर ये आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर पहले वाले केस में, इंटरनल सेक्शन के केस में, अगर ये m और n की वैल्यू बराबर हो तो ये पॉइंट P जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा A एंड B का, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिमार्क मैं यूज करूंगा, इफ। तो फॉर इंटरनल सेक्शन के लिए बात, मिड पॉइंट हमेशा इंटरनल सेक्शन में होगा। फॉर इंटरनल सेक्शन
फॉर इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन में मैं ये कह सकता हूं कि इफ m की वैल्यू जो है वो n के बराबर है, इफ m जो है वो n के बराबर है, इफ m इक्वल्स टू n, सो ये पॉइंट P जो होगा, यानी कि सेम रेशियो में m इक्वल्स टू n रखेंगे तो m बाई n अगर मैं करता हूं तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो ये कैंसिल होके 1/1 यानी 1:1 का रेशियो मिलेगा। यानी कि P जो होगा वो A और B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। सो वी कैन राइट कि P जो होगा इन दिस केस मिड पॉइंट होगा A एंड B का। तो इफ m इक्वल्स टू n, then P is the midpoint of line segment AB। AB लाइन सेगमेंट का क्या हो जाएगा? वो मिड पॉइंट होगा। तो इन दिस केस इफ आई से कि यहां पर मुझे कोई एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, हियर इज द कोऑर्डिनेट A which is x1, y1, and here is the coordinate B which is x2, y2, and if this P is the midpoint, P जो है मिड पॉइंट होगा तो ये क्या होगा? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? 1:1 के रेशियो। तो आप या तो ऐसे निकाल लीजिए या जो आपको फॉर्मूला मिला था, कौन सा फॉर्मूला मिला था? आपको फॉर्मूला मिला था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और दूसरा मिला था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और अगर यहां पर m एंड n बराबर हो तो फॉर m इक्वल्स टू यहां पर क्या होगा? m इक्वल्स टू n होगा। सो आप जहां जहां n है वहां वहां m रख दीजिए। तो मैं बोल सकता हूं कि mx2 प्लस यहां पे भी mx1 कर दिया, n की वैल्यू m के बराबर है तो रख दिया, यहां पे भी ये 2m हो जाएगा, और ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा? my2 प्लस यहां पे भी my1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये भी 2m हो जाएगा। तो m ऊपर से और m नीचे से कॉमन निकलेगा तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा P वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि दोनों लाइंस, दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लीजिएगा। दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज अगर आप ले लेते हो या उसका मीन निकाल लेते हो तो यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए इसमें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होगा, एक और रिमार्क आपके सामने, वो मिड पॉइंट निकला था सर। हाँ, मिड पॉइंट निकल गया। दोनों कोऑर्डिनेट का मीन निकाल लेंगे तो उस केस में क्या मुझे मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, m और n दोनों बराबर हो गया तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा ना। ठीक है, तब m:n क्या हो जाएगा? m:n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1:1 हो जाएगी। पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, अब आते हैं यहां पर रिमार्क में कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पॉइंट्स दे दिया जाएगा। ये पॉइंट्स दे दिया गया। लेट्स से हियर इज द पॉइंट A, हियर इज पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया गया B विच इज x2, y2। ठीक है, x2, y2, और यहां पर कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी दे दिया गया। यहां पर मैंने मान लिया कि ये अल्फा, बीटा है। ये क्या है? अल्फा, बीटा। ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये भी गिवन है। ये भी क्या है?
गिवन है, और कह रहा है कि ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको बताना होगा कि वो रेशियो क्या है और वो इंटरनल सेक्शन है कि एक्सटर्नल सेक्शन है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि इफ AP डिवाइडेड बाई PB, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है, लेट से आपने मान लिया कि लेमडा इक्वल्स टू 1 या m/n है, क्या है m/n, आप m/n मान के बना दीजिए, इसको m/n मान के बनाओगे तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगी। इफ m/n इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर m/n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं बोलूंगा कि इंटरनल सेक्शन होगा, क्या होगा, देन इन दिस केस वी विल गेट, यानी कि इन दिस केस लिखेंगे, इन दिस केस पॉइंट P divides internally in the ratio of in m/n ratio। बात आया समझ में? एंड इफ अगर ये m/n रेशियो अगर आपका निगेटिव आता है, m/n रेशियो का क्या आता है, निगेटिव आता है, तो इस केस में पॉइंट P जो होगा, पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन m/n रेशियो। सभी लोग नोटबुक बनाते चलेंगे क्योंकि इतने रिजल्ट्स आएंगे ना कि इनको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और ये उसी का अच्छा होता है, ज्योमेट्री उसी का अच्छा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए होता है, ज्योमेट्री उसी का अच्छा होता है जिसको फॉर्मूला बाय हार्ट याद है, ठीक है, बाय हार्ट याद है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सर थंब हाँ। 1 मिनट पीछे, हाँ बोलो। 1 मिनट लिख लो। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि अगर ए और बी एंड दोनों एंड पॉइंट दिए हो और कोई पॉइंट पी जो इस ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, उसका कोऑर्डिनेट भी गिवन हो मुझे, और मुझे पूछा जा रहा है कि पॉइंट्स ये जो पी है वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस रेशियो को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हाउ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और रेशियो के बाद अगर वो रेशियो आ जाता है तो आप तो आसानी से देख सकते हो कि वो रेशियो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो रेशियो पॉजिटिव होगा तो इस केस में वो पॉइंट पी जो होगा उस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और अगर रेशियो निगेटिव आया तो एक्सटर्नली करेगा, राइट। बस यही आपको समझना था। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। कह रहा है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं, ये तो पहले वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो आई थिंक आपने बनाया होगा, मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ था, बनाए हैं क्या आप लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है सर, इसको रहने दीजिए। सब लोगों ने कर दिया है क्या? इसको छोड़ दें, Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपको बस ये मिड पॉइंट निकालना है। ये डायगोनल दिया हुआ है, ए और सी डायगोनल मान लोगे तो ये 3, -4 हो जाएगा, और ये सी हो गया, सी इज हियर, ये हो जाएगा -6, 5। अब कोई एक और वर्टेक्स मान लीजिए कि ये वाला वर्टेक्स -2, 1 दिया हुआ है, और इस वर्टेक्स से आपने पूछा जा रहा है, लेट से ये पॉइंट ए, इसको बी कर देते हैं तो ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये अल्फा, बीटा मान लीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो
पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वही मिड पॉइंट बी सी का होगा, उसी से आप इक्वेशन बना के अल्फा और बीटा निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इस लाइन ज्वाइनिंग को, यानी कि लाइन सेगमेंट ऑफ कोर्स दिया गया क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग का दोनों एंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसके रेशियो को 7:5 में डिवाइड कर रहा है, तो उस तरह का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यही तो अभी तक पढ़ रहा था। लेट्स से दिस वन इज आवर लाइन सेगमेंट। अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है, ए विच इज इक्वल्स टू 4,-2, और दूसरा पॉइंट पी है, पी नहीं बी है 8,6। ये मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग वाले एक लाइन सेगमेंट हुआ। और अब मुझे कोई पॉइंट पी लेना है, कोई पॉइंट पी लेना है जो 7:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी पहला रेशियो ज्यादा है तो पी मैंने यहां ले लिया, ये 7:5 हो गया। अब मैंने आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बताया था, आप क्या करोगे, उस मेथड पे वर्क करोगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। बहुत अच्छे आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास, और इसको इसके साथ। ठीक है, तो कितना होगा 7 × 8, ध्यान दीजिएगा, 7 × 8 प्लस 5 × 4 डिवाइडेड बाई 7 + 5, और दूसरा मुझे मिल जाएगा क्या मिलेगा, 7 × 6 प्लस 5 × -2 डिवाइडेड बाई ये अगेन 7 + 5 आ जाएगा। तो बहुत लोगों के ऑप्शन सी आ रहे हैं, लेट मी चेक। ये कितना होगा, 56 और 20, 56 और 20 76, 76/12 76/12, और ये हो जाएगा, ये कितना 42 और 10 तो 32 हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपको मिल जाएगा 19 चौक 76 होता है, तो 19, और ये हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड किया तो 3, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो 8 डिवाइडेड बाई 3। बहुत शानदार, तो सबके ऑप्शन सी आए थे और वो बिल्कुल सही है, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं इस पर, कह रहा है कि द लाइन x + y = 4 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग -1,1 and 5,7 in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये मुझे जानना है। तो सबसे पहले आपको x + y = 4 लाइन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, और मैंने आई थिंक क्लास में बहुत बार ये बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं उसका भी मेथड बताता हूं, कैसे आपने करना है इस लाइन को ड्रॉ। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए, क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सेस। लेट्स से दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, राइट। -1,1, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, दिस इज समथिंग हियर, दिस इज समथिंग हियर, कुछ इधर होगा, ठीक है, ये कुछ इधर होगा। एंड x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7, दिस इज समथिंग हियर। ये पहले पॉइंट आ रहा है, इसका नाम A रख दीजिएगा, ये बाद में आ रहा है, इसका नाम B रख दीजिएगा। ये 5,7 दिया हुआ है, ये x की वैल्यू निगेटिव में है, y की वैल्यू पॉजिटिव में है, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको मैं ज्वाइन कर ले रहा हूं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, तो लाइन सेगमेंट को मुझे ये मिल जाए कि कोऑर्डिनेट एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है। तो बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, ये बताइए। मैं अगर इस लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूं x + y = 4, तो अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे y 0 होगा, तो y 0 अगर करते हैं तो x की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, यानी कि ये 0.4, 0 हो गया।
4,0 पॉइंट मेरा लेट से एक्स एक्सिस पर कहीं यहां होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मुझे वाई एक्सिस को कट कराना है, फॉर वाई एक्सिस, फॉर इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहां पर गाइस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यहां पे वाई का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये वाला पॉइंट मेरा 0,4, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप। मैंने ऐसा कर लिया। अब देख रहे हो आप कि इस सर्टेन पॉइंट पर, इस सर्टेन पॉइंट पर ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहां तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यहाँ पे इंटरनली ही होना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है ये बकायदे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ड्रॉ किया है, ठीक है। बस मुझे रेशियो निकालना है। तो लेट से मैंने रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा वो देख लीजिए। आप λ:1 के रेशियो में मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों लिया? तो देखिए m/n की वैल्यू अगर आप निकालोगे, मान लेते हैं कि m/n की वैल्यू कुछ आ रही है, m/n की, अगर मैं नीचे वाले को, अगर मैं इसको एक नंबर मान लूं, इसको एक नंबर मान लूं यहाँ पे डिवीजन, तो मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता था। एंड नाउ इस m/n को लेमडा लिख देता हूं डिवाइडेड बाई 1। इससे ये मेरा साफ हो जाता है कि ये जो डबल वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रेशियो निकालना होगा तो यू ऑलवेज गो थ्रू k:1 और λ:1। तो मैं λ:1 मानता हूं, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट चाहिए होगा कि ये वाला पॉइंट क्या है, तो इस वाले पॉइंट को कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? एनीवन? सर एक x और 4 - x ले सकते हैं। एक x एक 4 - x ले सकते हैं, बिल्कुल ग्रेट। एपी बाय एबी हो सकता क्या क्या? है, हम इसको पॉइंट को पी मान लेंगे तो एपी बाय एबी तो mn हो जाएगा। वो तो हो गए, तो λ:1 ही, तो वो m को, अब m को हमने कितना मान लिया, m/n को लेमडा मान लिया है, ध्यान रहे। m/n को, हाँ, m/n इज रिप्लेस्ड बाय नाउ लेमडा, तभी तो λ:1। अब λ:1 की वैल्यू, लेमडा की जो वैल्यू आ जाएगी, मान लो कि लेमडा की वैल्यू 3/5 आ गया, सपोज करो लेमडा की वैल्यू 3/5 हो गया, तो लेमडा को मैंने बोला कि m/n, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये 3:5 हो गया, क्योंकि लेमडा y/1 माना है, तो 1 से डिवीजन करने पर तो कुछ मिलता ही नहीं है, सेम हो जाता है, यानी कि m:n रेशियो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बताया समझ में? तो आप यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अब देखिए यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है। एक तो मेथड ये हो सकता था कि अभी हम लोगों ने कुछ चीजें अभी थोड़ी कम पढ़ी है, अभी हम ज्यादा पढ़े होते हैं तो 2 पॉइंट से आप एक लाइन का इक्वेशन लिख सकते थे। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता, और इस लाइन का इक्वेशन तो दिया हुआ है रेड लाइन का, इसका मतलब मैं ब्लू लाइन का इक्वेशन भी लिख सकता था, और इस रेड लाइन का भी इक्वेशन लिख सकता था, और दोनों को सॉल्व कर सकता था। दोनों को सॉल्व कर देता तो डायरेक्टली मुझे ये पॉइंट P मिल जाता। बात आया समझ में? तो पहला मेथड ये हो सकता था। लेकिन दूसरा मेथड, अभी हमने वो पहला मेथड नहीं पढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मैं एक कोऑर्डिनेट को, यहाँ x कोऑर्डिनेट को अल्फा मानता हूं, तो ये लाइन इसका है, इस लाइन का इक्वेशन तो x + y = 4 है। तो अगर मैं x की वैल्यू को अल्फा मानता हूं तो अल्फा प्लस y = कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि y का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 4 - अल्फा मिल जाएगा। बात आया समझ में? तो दूसरा जो मुझे पॉइंट मिल जाएगा वो 4 - अल्फा हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ये पॉइंट P को मैं लिखूंगा कि पॉइंट P कैन बी रिटन एज, पॉइंट P कैन बी रिटन एज λ/5, इस तरह से इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, and 1 × -1। तो आई कैन राइट कि 5 λ 1 × -1, तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई λ + 1। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा
7 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। एंड नाउ दिस p, ये मैंने p को माना हुआ है कि दिस p इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और दूसरा 7 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ऐसा कर लेता, बताया समझ में। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है, आप जान, और दोनों कोऑर्डिनेट्स कह रहा है कि सेम है। दो कोऑर्डिनेट्स कब सेम होते हैं? जब उसका x एंड y कंपोनेंट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हियर आई कैन राइट कि अल्फा की वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो 5 लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 मिल गया। बात आया समझ में। और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा मुझे मिलेगा 4 माइनस अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 7 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर अल्फा की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, तो हियर आई कैन राइट कि 4 माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे ये रख देते हैं 5 लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और यहां पर आपको 7 लेमडा प्लस 1 मिल गया डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये इधर आ गया तो आप बोल सकते हो, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो आप बोल सकते हो 4 इक्वल्स टू 7 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 एंड प्लस 5 लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम आपको सेम मिलेगा, लेमडा प्लस 1, और यहाँ पर हो गया 7 लेमडा प्लस 1 प्लस 5 लेमडा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और ये 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा 4 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 7 5 12, 12 लेमडा हो गया। 12 लेमडा, लेमडा इधर चला आया तो आपको मिलेगा 4 इक्वल्स टू, ये 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा, तो ये 8 लेमडा मिल गया। दिस इंप्लाइज लेमडा की जो वैल्यू होगी, लेमडा की वैल्यू वो 1/2 होगी। सो आपका देख रहे हो ये 1/2 जो है पॉजिटिव मिला है। 1/2 क्या मिला है आपको? रेशियो पॉजिटिव मिला है ना, पॉजिटिव मिला है। तो हियर यू कैन राइट कि ये इंटरनल सेक्शन होगा। कैसा सेक्शन होगा? इंटरनल सेक्शन होगा। और रेशियो जो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको मिलेगा, दिस विल बी लेमडा इज टू 1। मैंने बोला था लेमडा को 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस विल बी 1:2। तो 1:2 का रेशियो होगा, एंड विच इज एन इंटरनल सेक्शन। सो हियर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंड आई थिंक एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा वो लोग समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर है क्या सभी को? एक बार चैट बॉक्स में ये सब नो लिख दीजिए भाई। अविनाश, अंकित राज, आयुष, नीरज, ग्रेट। हाँ पल्लवी, आपने तो आंसर भी कर दिया था। श्वेता, विनय, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। ये यही क्वेश्चन 2 बार ले लिया क्या हमने? x + 5, एक ही क्वेश्चन 2 बार ले लिया। आगे बढ़ते हैं तब। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, आर ए की वैल्यू दिस दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू बी। ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स बी लिखना चाहिए था, थ्रू द वर्टेक्स बी। ठीक है, ये कैसे करोगे? कर सकते हो क्या आप लोग? एक बार ट्राई कीजिए सब लोग एंड आंसर कीजिए।
ठीक है, तो लेट से मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। आपको जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट्स हमेशा परफेक्ट वाला ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के ही लें, ठीक है। देखिए यहां पे लेट से मैंने ए ले लिया, ए ले लिया, ए इज -3,1, ये मेरा एक ए वर्टेक्स हो गया। दूसरा मैंने वर्टेक्स बी ले लिया, बी इज हियर -2,3 एंड सी जो वर्टेक्स होगा, सी जो वर्टेक्स होगा वो 4,5 होगा, 4,5। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, विनय का आंसर आ गया, ग्रेट। अब मैं वर्टेक्स बी से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं, वर्टेक्स बी से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं। तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कुछ, क्या प्रॉपर्टी है कि लेंथ मैंने लिखा है, अच्छा हाँ, लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है मुझे, ठीक। तो लेंथ निकालना था, विनय तुम वैल्यू निकाल दिए। यहां पर मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने बाइसेक्ट करा दिया एंड इसका नाम मान लिया कि ये डी है। क्या मान लिया? डी है। अब अगर ये डी है तो ये डी मिड पॉइंट होगा इसका, क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मिड पॉइंट होगा तो दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, कितना होगा? -3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड कितना हो जाएगा? 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको पॉइंट डी जो यहां पर मिलेगा, पॉइंट डी वो मिलेगा आपको 1/2, 3, 1/2, 3 मिला हुआ है, राइट। आयुष गलत आंसर है। पर ए का कोऑर्डिनेट -3 और 1 है। कितना वेट, बी का कोऑर्डिनेट -2,3, -2,3, ए का कोऑर्डिनेट -3,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट 4/3। अब वर्टेक्स बी से मैंने ड्रॉ किया तो -3 + 4 तो 1 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। और सही तो है डी का कोऑर्डिनेट। वो सर ए का कोऑर्डिनेट हमको -3 और 2 लग रहा था, इसीलिए। ओ 1 है ना, ये 1 है, ठीक है। और यहाँ पे बीडी लेंथ मुझे निकालना है। सो बीडी जो होगा, अब लेंथ वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, √x2 - x1, √x2 - x1, यानी कि x2 के यहाँ पर किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी आपके पास ये है, बी क्या है? बी आपके पास -2,3 है। तो आप क्या कर सकते हो? -2 - 1/2 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस, तो ये 3 है ना, और ये भी, ये तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या हो जा रहा है? 3 - 3, ये तो 0 हो जा रहा है। तो आपको सिंपली 5/2 मिल जाएगा, 5/2 5/2 यूनिट्स। बहुत शानदार। किसी को कोई दिक्कत? 2.5, ग्रेट। तो बहुत शानदार डेटा लिया हुआ था। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 2:1, क्या है, सॉरी 2:1 बोल रहे हैं, 2,1, -1, -3 एंड 4,5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, मतलब यहां पर मुझे कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स न देकर मुझे इसके मिड पॉइंट का वर्टेक्स दिया हुआ है। पता है समझ में? लेट्स से हियर इज कोऑर्डिनेट A, हियर इज द वर्टेक्स B, हियर इज द वर्टेक्स C। अब मैं इसके मिड पॉइंट्स की बात कर लेता हूं। यहां पर मिड पॉइंट से मैं इस कलर से ले लेता हूं। यहां पर मिड पॉइंट है AB का, लेट्स से हियर इज द पॉइंट D, ये पहला मिड पॉइंट है, ये दूसरा मिड पॉइंट है DE, और ये तीसरा मिड पॉइंट है F। तो आपको इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये D का वैल्यू मान लीजिए आप कि ये वाला आपको 2,1 दिया हुआ है। ये वाला आप मान लीजिए E की वैल्यू आपको दिया हुआ है -1, -3, एंड ये वाला मान लीजिए कि ये 4,5 है,
4,5। आपको ए बी सी का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, ए बी सी का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन करोगे तो ही आपसे बनना स्टार्ट होगा। आप वीडियो बैठ के देखते रहोगे तो आई थिंक इट विल बी नॉट मोर बेनिफिशियल। ठीक है, ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है फिर। सो आप वर्क कीजिए पेन पेपर के साथ, कुछ पेजेस वेस्ट कीजिए। ठीक है, कुछ लोग तो पहला जो पेज है वो जय श्री राम लिख के वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छा है कुछ लिख कर वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसका मान लेता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट जो है गाइस वो x1, y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2 है, एंड तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो x3, y3। अब आप कह रहे हो कि इस AB का मिड पॉइंट D है, तो मैं कह सकता हूं कि जो D आपको ऑब्टेन्ड होगा, D वो कैसे होना चाहिए था? तो D ऑब्टेन्ड होना चाहिए था x1 प्लस x2/2 से। थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, y वाला नहीं आएगा फिर। मुझे जो D ऑब्टेन्ड होना चाहिए था, आ गया सर 3। आ गया सबका? बहुत शानदार। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 से होना चाहिए था। ये क्या होगा? y1 प्लस y2/2 से होना चाहिए था। तो यहां पे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो x1 प्लस x2/2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगा 2 के बराबर। तो आप कह सकते हो कि x1 प्लस x2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कितनी? 4। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सिमिलरली y1 प्लस y2 की वैल्यू जो हो जानी है वो 2 हो जाएगा। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग? अब उसी तरह मैं इस E का कोऑर्डिनेट, E की कोऑर्डिनेट के लिए मैं बोल सकता हूं कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू -1 मिला है, तो मैं बोल सकता हूं कि x2 प्लस x3 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -2। और सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू -3 मिलनी चाहिए थी, तो 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर देखिए x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 के x1 प्लस x3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। एंड y1 प्लस y3 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गया। 10। अब x1 वाले जितने भी इक्वेशंस हैं सबको ऐड कर दीजिए। x1 वाले जितने भी इक्वेशन है वो ऐड कर दीजिए। तो यहां से x1 प्लस x2 मिलेगा, यहां से x2 प्लस x3 मिलेगा, और यहां से x3 प्लस x1 मिलेगा। तो आपको ये अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे ना तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया। और इस साइड RHS में आपको कितना मिलेगा? पहले वाले में कितना है? 4 आया है। 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 माइनस 2 10 हो गया। 10 यानी कि तीनों का सम जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 इसकी वैल्यू कितना आया है? x2 होगा यहाँ पे ना, सॉरी 5। तीनों का सम जो है वो 5 आ जाएगा। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि तीनों का सम 5 है। यहां पर x1 और x2 की वैल्यू 4 है, तो x3 कितना होना चाहिए था? x3 1 हो जाएगा ना भाई। तो यहां से डायरेक्टली बोलोगे कि x3 आपका 1 मिल गया। दूसरा यहां पे देखो x2 और x3 की, चाहे यहां पे देख लो x1 और x3 की वैल्यू 8 आया हुआ है। इसका मतलब x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी जो इसका सम 5 कर दे? बताओ तो, -3 होना चाहिए था क्या? बोल नहीं पा रहे हो? इस इक्वेशन में तीनों का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू यहां पर 5 होनी चाहिए थी, लेकिन x1 और x3 ही 8 है, तो x2 की वैल्यू -3 होनी चाहिए थी। उसी तरह मुझे x3 अगर निकालना है, तब देखो तो -1
सॉरी +1 -3 कितना जोड़ोगे? ये x3 जोड़ने पर मुझे 5 मिलना चाहिए था, ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 1 + 3 7 हो जाएगा क्या? ठीक है, यही आया है ना कोऑर्डिनेट अमन? x1 ने निकलेगा सर। अच्छा x3 आया ना, x1 निकलेगा, ग्रेट, x1 निकलेगा यहाँ नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ पे x1 और x, अच्छा x2 एंड x3, हाँ x1 ही निकलेगा, बचा हुआ कोऑर्डिनेट x1। तो आपको x1 मिल गया 7, x2 मिल गया -3 एंड x3 मिल गया 1। सिमिलरली तीनों y1 + y2 + y3 का सम निकाल लो, y1 + y2 + y3, ये 2 टाइम्स इधर आ जाएगा, तो इधर RHS में जो आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो RHS में देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 2 एंड इधर -16, तो 2 - 16 कितना हो जाएगा? -14, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -7 हो जाएगा। बात आया समझ में? अब यहाँ पे आप देख सकते हो x1 + x2 + x3 की वैल्यू -7 है, यहाँ पर आपको y1 + y2 की वैल्यू 2 मिली है, तो y3 का वैल्यू कितना मिलना चाहिए? -9 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है तो -9 सही है। y2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y2 की वैल्यू, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे, तो y2 की वैल्यू जो है वो मुझे 3 मिलना चाहिए, पक्के से ना? यस 3 की -3? 3 3 -3 ना सर, -9 आया तो उधर जाएगा तो प्लस न हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू, वेट मुझे कौन सा मिला है? y1 + y2 ना, y1 + y3 की वैल्यू 10 रख देंगे तो उधर, हाँ सही है, 3 मिल जाएगा। और y3 की वैल्यू जो होगा, y1 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? -9, तो यहाँ पर -1 y2 + y3 की वैल्यू -6 रख दोगे तो इस साइड आएगा +6 -1। ठीक है, तो दिस विल बी योर ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिला है x1, जो वर्टिसेज मिलेगा, वर्टिसेज x1 कितना है? 7 है, 7 कॉमा आपको जो यहाँ पर y1 मिला है -1, 7 कॉमा -1। दूसरा b का आपने माना x2 की वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? तो +3। एंड c इज x3 कितना मिला था आपको? x3 मिला है 1, अदर y3 मिला है -9। पल्लवी थोड़ा चेक कर लेना अपना, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। यहाँ y1 + y2 + y3 और x1 + x2 + x3 क्यों किए? ये वो मेरा कनेक्शन खराब हो गया था, समझ नहीं पाए। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया ना कि मुझे 2 का सम पेयर वाइज पता है, मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं, 2 का पेयर वाइज सम पता है, तो तीसरे को फाइंड आउट करने का आसान तरीका है कि तीनों का सम निकाल लीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों का सम निकाल लिया, ताकि अगर ये सम मिला हुआ है तो अब पेयर वाइज एडिशन आपको पता है, जैसे x1 और x2 का सम पता है, तो इसकी वैल्यू मैं सीधे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 + x2 की वैल्यू 4 पता है, डायरेक्टली मैं एक बार 4 रख दूंगा यहाँ पर, तो x3 मुझे यहाँ पर डायरेक्टली 1 मिल गया। उसी तरह मुझे x2 और x3 पता है, तो मैं क्या करूंगा कि x2 और x3 की वैल्यू यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो x1 की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि -2 उधर जाएगा तो +2 हो गया, तो 5 + 2 7 मिल जाएगा, 5 + 2, तो x3 सॉरी -2 मिला, यहाँ पे गलती हो गया है क्या? x2 की वैल्यू x2 और x3 मुझे सही है। नहीं सही है, और ये यहाँ से x3 मिला है। ठीक है, यहाँ से x2 और x3 दिया हुआ है, तो x2 x3 ये है, x2 और x3 ये है, तो यहाँ से x1 आपको मिल गया। x2 और x3 के जगह पे यहाँ पे ने -2 रखा है, तो -2 उस साइड जाके +1, ये +2 बन जाएगा, तो यहाँ से x1 मिल गया था सीधे +7। बात है समझ में?
तो जब भी आपको पेयर वाइज एडिशन पता हो या पेयर वाइज प्रोडक्ट पता हो और 3 ही क्वांटिटी है, तो तीनों का प्रोडक्ट या तीनों का एडिशन निकाल दीजिए, ताकि आप तीसरे क्वांटिटी को बहुत आसानी से निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। इस क्वेश्चन को घर पे कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए कितना है 6,3 एंड बी एक्सटर्नली इन द रेशियो, देखिए एक्सटर्नली की बात कर रहा है, एक्सटर्नली की बात कर रहा है 3, तो मैं पॉइंट पी आपसे निकलवा देता हूं, पॉइंट पी आपसे ये चाहता हूं कि आप ये निकाल लीजिए। तो लेट्स से हियर इज द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 6,3 एंड हियर इज योर पॉइंट बी whose coordinate is -2,5, whose coordinate is -2,5 and सॉरी मुझे थोड़ा छोटा लेना चाहिए था, छोटा लेना चाहिए था, यहाँ पे बी यहाँ पे रख देते हैं, बी हमने रख दिया 3,3, बी कितना है -4 ना यार, बी की वैल्यू -4,5। अब मैं पॉइंट पी को कहीं रखना चाहता हूं, पॉइंट पी को आगे एक्सटेंड करता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, आगे यहां पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, लेट्स से हियर इज द पॉइंट पी। पॉइंट पी यहां पर अगर हम लेंगे और तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, लेट्स से दिस वन इज अल्फा कॉमा बीटा, आप निकाल लोगे बहुत आसानी से। ये वाला रेशियो ये आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3:2 ना, और ये वाला रेशियो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो P फाइंड आउट करने का तरीका यहाँ पे आप आसानी से P फाइंड आउट कर लोगे। पॉइंट P क्या होगा 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 -2, और दूसरा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 -2। तो ये कोऑर्डिनेट 3 इंटू -4 -2 इंटू 6 ना होगा? अच्छा माइनस यहाँ पे होगा ना, ग्रेट, यहाँ पे भी माइनस होगा, कितना 3 इंटू -4 एंड -2 इंटू 3, सही है। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा -12 और -12, ये भी इंटू ही है, तो -24 और डिवाइडेड बाई 1 तो -24 हो गया पहला, और ये वाला कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा 15 हो गया, 15 -6 हो गया, 15 -6 तो ये हो जाएगा 9। तो आपको B मिल गया, कि P मिल गया। अब कह रहा है कि एंड इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ D। अब कह रहा है ये पॉइंट P जो है, इसी पॉइंट P के बारे में बात कर रहा है कि जो पॉइंट इसको AB को 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, वही पॉइंट मेरा किसी BD का मिड पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट होने के लिए B तो यहां पर है, तो मिड पॉइंट के लिए मैंने जाना कि मिड पॉइंट हमेशा इंटरनल सेक्शन में होगा, यानी कि इसके बाद यहां पर कहीं पर मुझे पॉइंट D मिलेगा, जो इस लाइन से जिसमें ये पॉइंट P इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आप ये नहीं निकाल लोगे, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे कि उसका कोऑर्डिनेट लेट से x1, y1 है, तो आप बोलोगे x1 -4 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये -24 होना चाहिए। नहीं निकाल लोगे क्या? तो इसे आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए मैं इस पे अब डिस्कस नहीं करता हूं, ये आप घर पे कर लेना, ये भी आप घर पे कर लीजिएगा, चाहिए यहीं पे कीजिए। कह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग, टाइम है क्या? टाइम तो अभी होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये घर पे कीजिएगा, ये क्या कीजिएगा, ये घर पे कीजिएगा, आगे थोड़ा सा हम थ्योरी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नाउ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में बहुत सारे सेंटर्स डिफाइन किए गए हैं, लाइक कौन कौन से सेंटर की बात करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सेंटर जो होगा वो होता है सेंट्रॉइड। ये क्या होगा
सेंट्रॉइड होगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है। ये सभी सेंटर्स आपको पढ़ने हैं। तीसरा आपको मिलेगा इन सेंटर, इन सेंटर होगा। उसके बाद आपको जो सेंटर पढ़ना है वो पढ़ना है एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। उसके बाद होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और एक और होता है जो आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर। म्यूट कर लो अमन। नेक्स्ट क्या होगा, 9 पॉइंट सेंटर। वी विल नॉट डिस्कस इट, मैं आपको ओरली भले बता दूंगा, वी विल नॉट डिस्कस इट। ठीक है, और हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब इसको जेई के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, राइट? इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ट्राई करेंगे कि ओरली बता दे, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी इतना लेंदी है ना कि ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिगर वाइज तो हम जल्दी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी बता दूंगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ट्राई करूंगा कि उसी सीक्वेंस में आपको बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड के। कितने लोग सबका नाम सुने हुए थे बताइए तो? एक्स सेंटर को छोड़ के सबका नाम सुने थे सर। एक्स सेंटर को सुन के मत छोड़ के बाकी सबका? तब तो ये 9 पॉइंट सेंटर सुना था क्या? ना सर, वो तो अब नो सर। ठीक है, आते हैं सेंट्रॉइड की तरफ। ठीक है, आते हैं सेंट्रॉइड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा ये आई थिंक सबको पता होगा। इसका नोटेशन बहुत शानदार है, इसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है, इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में आप देख लोगे आई थिंक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास इसका यही होता है क्या? किसी को याद है? मैं डाउट में हूं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी ट्रायंगल का, उसका कोऑर्डिनेट? ट्रायंगल का तो अभी तक नहीं किए हैं सर। अच्छा, ट्रायंगल का नहीं किया है, मुझे आई थिंक डाउट में हूं फिजिक्स के टर्म में। ये सेंटर ऑफ इसको जी तो सेंट्रॉइड ही आई थिंक होता है, क्योंकि इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ, सेंटर ऑफ मास पे ही तो लगता है ना, सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। तो आई थिंक इसको जी से डिनोट करते हैं, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो मैथ्स वाले थोड़ा सा फिजिक्स को फॉलो करते हैं, सो नोटेशन जी वहीं से लिया गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका डेफिनेशन? इट इज नथिंग बट इट is the point of intersection of all the medians of a triangle, ठीक है, ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है भाई कि अगर किसी ट्रायंगल के मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए, तो सबसे पहली बात तो यही कि जितने भी मीडियंस होते हैं उनका पॉइंट वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मीनिंग कितने लोग बता सकते हैं? कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर नहीं, कंकरेंट का मीनिंग होता है पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। लेट्स से कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ किया,
अब तीसरा लाइन मुझे अगर कंकरेंट ड्रॉ करना है तो वो भी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। बात आया समझ में? फिर अगला वाला ये सभी मैं बोलूंगा कि ये कंकरेंट लाइंस हैं। क्या है? कंकरेंट लाइन। इस तरह से, यानी कि देख सकते हो यहां की जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी। ये तो ये वाला जो होगा ये क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलेंगे यहां पे इसको, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तो जितने भी मीडियंस होते हैं ट्रायंगल में वो सभी क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट होने का मतलब हुआ कि दे आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट, राइट। तो अगर मैं यहां पर ए वर्टेक्स से अगर एक मीडियन ड्रॉ करता हूं तो लेट्स से दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड अगर वर्टेक्स बी से मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। एंड अगर सी से ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से लेट्स से दिस वन इज आवर वर्टेक्स ए, दिस वन इज द वर्टेक्स बी एंड दिस वन इज द वर्टेक्स सी, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ मुझे काम पड़ने वाला है। इसका x1 y1 मैंने कोऑर्डिनेट लिया है, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x3 y3, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूं भाई। क्या नाम दे देता हूं? D नाम दे देता हूं, D। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो मुझे जानना चाहिए, तो फॉर सेंट्रॉइड या प्रॉपर्टीज लिखिए, सिंपली प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होना चाहिए ना। प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ऑल मीडियंस आर कंकरेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल medians are concurrent। जितने भी मीडियंस हैं वो क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं। दूसरा, मीडियंस bisects the opposite side, ये सब क्लास 10th की प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए थी, ये सब अपोजिट साइड्स, ठीक है। तीसरा, G divides the median, in the ratio of 2:1 टेकन फ्रॉम वर्टेक्स लिख दीजिएगा। टेकन फ्रॉम, कितने लोगों को डाउट होता है? टेकन फ्रॉम, टेकन थ्रू बोलिए, टेकन थ्रू वर्टेक्स, टेकन थ्रू वर्टेक्स। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। मैं अगर कहता हूं यहां पर जो G होगा, G कौन सा पॉइंट है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रोइड वाला पॉइंट, ये मेरा सेंट्रोइड है G। तो ये जो G होगा इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा इस मीडियन को, ध्यान दीजिएगा। और 2:1 कहां से? वर्टेक्स से, यानी कि जो A से मैं अपोजिट साइड पर जो मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं
तो ए से जो सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स होगा सेंट्रोइड से लेके इस अपोजिट पॉइंट डी तक के डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये रेशियो में होगा 2:1, यानी कि ये पॉइंट जी जो होगा दिस डिवाइड्स दिस इन द 2:1 रेशियो। इसका प्रूफ आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने शॉर्टकट में पढ़ा होगा। क्लास 10th का सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल वाले चैप्टर में आप चले जाओगे तो ये आपको प्रूफ वहां पर करने को मिलता है, हम लोग 10th में कराते हैं, तो यहाँ पे इस डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग होगा वो आपको सिखाया जाएगा, सो डोंट वरी कि क्लास 10th की चीजें आएगी तो उसको स्किप कर देंगे। वैसी चीजें लेंगे डिस्कशन में जो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो, थोड़ा सा भी। ठीक है, तो उसको मैं इग्नोर करता हूं, बस ये आपको याद रखना है कि 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और बहुत लोग जानते भी होंगे आई थिंक। ठीक है, और कुछ पॉइंट है? आई थिंक अब तो कोई पॉइंट नहीं है। अब मैं इस जी के बारे में बोलूंगा कि जी की वैल्यू, अब जी आप ध्यान दीजिए, जी की वैल्यू याद कर लीजिए। जी जो होता है वो क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट का जो, अगर मुझे कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स निकालना होगा, जी सेंट्रोइड निकालना होगा, तो तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा y कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट y के तीनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको मैं फाइंड आउट करके ले आता हूं कि ये कैसे आता है। ठीक है, इसको मैं आपसे ये जरूर इसको चाहूंगा कि ये जी की वैल्यू कैसे आई हुई है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला वाइज यहाँ पे लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए। अब रिजल्ट वाइज कि हाउ विल प्रूव इट। ठीक है, कि जी की वैल्यू इतना होता है। तो देखिए मैं एक नया फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप लोग वो प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर मैंने ए ले लिया हुआ है भाई, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। अभी जैसा हमने लिया था इसका कोऑर्डिनेट्स, कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, एंड इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। राइट, अब मैं सिर्फ एक ही मीडियन लेता हूं, एक मीडियन मैंने ले लिया यहां पर, एक मीडियन ले लिया, और मैं जानता हूं कि ये मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, और यहां पर कहीं मेरा मीडियन जी होगा, मेरा मीडियन जी होगा, जो इसको 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। गलत बता रहा हूं क्या मैं, बताइए भाई? क्लियर है ना यहां तक? फिगर में किसी को कोई समझने में दिक्कत? बोलो, नहीं बोलोगे तो दिक्कत में आ जाओगे भाई। नो सर। नहीं ना, ग्रेट। अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि डी जो होगा, डी ये मेरा मिड पॉइंट ऑफ बीसी मिला होगा, क्योंकि डी जो है वो ए से ड्रॉप किया हुआ मीडियन है अपोजिट साइड पे, और मैं जानता हूं मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, सो इसको बाइसेक्ट किया होगा। तो आई कैन राइट कि जो डी होगा आपका वो क्या होगा, इस x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 से मिला होगा, और ये y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 से इसका y कोऑर्डिनेट मिला होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि अब आपको एक ऐसा पॉइंट मिला है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट मिला है, मैं देखिए अलग अलग सेपरेट कर करके आपको बता रहा हूं। डी मैंने निकाल लिया है, अब आपको यहाँ ए मिला होगा, ये मीडियन है मेरा, ये क्या है, मीडियन है। कौन सा मीडियन, ए डी, ये मेरा मीडियन है, और ये ए डी यहाँ पे ये डी है। ठीक है,
तो यहां पर कहीं मैंने देखा है कि मेरे पास जी दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स मुझे पता हो गए हैं कि ये x1 y1 है, ठीक है। और दूसरा ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया अब डी का भी कि x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 मिला है, और ये y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 मिला है। और मैंने देखा है कि ये जो g है वो इसको 2:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मुझे g निकालना है, तो g निकालना है तो यहाँ पे इंटरनल सेक्शन हो रहा है, क्योंकि g जो है इस a और d के बीच में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे ही करते हैं हम लोग ना। तो 2 इंटू आप बोल सकते हो कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। एंड y कोऑर्डिनेट के बारे में भी सेम हाल चाल होगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा y2, यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा y2 + y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। सो हियर यू कैन राइट कि 2 से 2 कैंसिल हो गया अब, और x1 इंटू 1 तो x1 ही मिल जाएगा। तो देखो, तो x1 + x2 + x3 नहीं मिल गया ऊपर। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ये जो g होगा आपको, g वो मुझे मिल गया है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और दूसरा y1 + y2 + y3 + y3 डिवाइडेड बाई 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 3 and this is nothing but summation of y coordinate divided by 3. This is the another notation. तो ये भी आपको समझना चाहिए। x क्या है, समेशन ऑफ, यानी कि सिग्मा x क्या होगा, सिग्मा x सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, या सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड सिग्मा y जो होगा दिस विल बी नथिंग बट सम ऑफ y। था ना, क्या हो, नीचे रखा था, म्यूट कर लो, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत हो, नोट्स उतारना है उतार लीजिए। प्रीवियस पेज कीजिए ना बस। ये वाला, ये बिल्कुल मैंने सेपरेटली बताया है, ये ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे पहले डी के बारे में बताया कि डी बीसी का मिड पॉइंट है, तो वहां से डी मैंने निकाल लिया। उसके बाद अब आपको ये लाइन सेगमेंट कंसीडर करना है, ये जो वर्टिकल मीडियन दिया हुआ है एडी, उसको मैंने अलग सेपरेटली दिखाया है, उसमें मैंने रेशियो इस जी को कैसे निकाला है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं मैं। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। किसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। एक 9th की और भी प्रॉपर्टी है, मैं वो भी अभी लिखवा देता हूं। मीडियन जो होता है, अगर मैंने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये मीडियन जो है इसको टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। ये भी बात ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक बात। तो ये 4th प्रॉपर्टी मैं यहीं पे लिख सकता हूं, ये 4th प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। मीडियन
median through the vertex, through a vertex लिख दो, एक vertex से, through a vertex divides the triangle, into two smaller triangle, triangles बोल सकते हैं, two smaller triangles of equal area, ठीक है? ये बोल रहे हो क्या आयुष? ठीक है, टू स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मैं मतलब बोलना आपको बताना चाहता हूं कि लेट से मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ABC में अगर मैंने, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से, लेट से वर्टेक्स A से एक मीडियन ड्रॉ करता हूं अपोजिट साइड पर और यहाँ पर मुझे D मिलता है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स क्रिएट हुए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो सेम होगा। मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिख देते हैं, ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। बात आया समझ में क्या? इसका प्रूफ बहुत आसान है। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है, और बेस तो सेम है ही, तो इसलिए इसका एरिया दोनों का सेम होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो यू कैन इजिली प्रूफ इट, कि मैं बोल देता हूं कि लेट से आप यहाँ पर एक, एक्चुअली ना थोड़ा सा मुझे फिगर को मैनेज करना पड़ेगा। मैं बोल लेता हूं ना कि जो मीडियन है मेरा वो कुछ ऐसा है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहा है ये दोनों, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसा हो गया, तब जानते हो हाइट इंटू ये क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अगर आप निकालते हो ABD, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ बेस कितना है यहाँ पे, इसका नाम D रख दीजिए, हाफ BD हो जाएगा, BD इंटू परपेंडिकुलर हाइट, इसका नाम AM मान लीजिए। परपेंडिकुलर A से BC पर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है उसको AM मान लीजिए, तो हाफ BD इंटू AM हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो आपको मिलेगा, ACD वो भी मिलेगा हाफ, इसके लिए बेस जो हो जाएगा DC हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो इसके लिए भी AM ही होगा। बट यहां पर आपने देखा है कि अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो BD जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर DC है वहां पर अगेन BD भी लिख दीजिए, हाफ DC के जगह पे जैसे ही BD लिखोगे और AM दोनों के लिए परपेंडिकुलर तो सेम होगा, सो यही वैल्यू तो आपको ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया, बहुत शानदार प्रूफ है, ठीक है। उसी तरह आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रायंगल लिया है, लेट से आपने कोई ट्रायंगल लिया है, ये आपने एक ट्रायंगल लिया, ये आपने एक ट्रायंगल लिया,
लेट्स से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। और फिर आपने क्या किया, एक वर्टेक्स लिया, कर रहे हैं, एक वर्टेक्स से आपने मीडियन ड्रॉ किया है, लेट्स से दिस वन इज डी, और यहां पर सेंट्रॉइड है आपका, क्या है, सेंट्रॉइड नहीं, सेंट्रॉइड नहीं, क्या ले ले, कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं, कोई भी आप क्या करते हो, कोई भी एक पॉइंट पी ले लेते हो, लेट्स से एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस मीडियन, जो इस मीडियन पे लाई करता है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। यहां पर 3 ट्रायंगल्स बने हैं, एक ट्रायंगल बना है ट्रायंगल ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल ए सी पी, और तीसरा ट्रायंगल बी पी सी। इस तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब 9th की चीजें हैं, ए बी पी ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, एंड ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। और अगर आप ध्यान दो तो ये बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी जो है वो 3 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया, और तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। इसका मतलब कि दीज ऑल एरियाज विल बी नथिंग बट 1/3 ऑफ द लार्जर ट्रायंगल, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल एबीसी, बात आया समझ में? तो ये वाला रिजल्ट आपको कल प्रूफ करके लाना है, ये वाला रिजल्ट आपको कल प्रूफ करके लेकर आना है भाई। बात आया समझ में? तो कल हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कल इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो ये थ्योरी पढ़ के आइएगा और इस वाले रिजल्ट को प्रूफ करके आइएगा, ठीक है? और जो 1-2 क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो भी कीजिएगा। अब आप आरडी शर्मा का जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी मत बनेगा, भी नहीं बनेगा। आरडी शर्मा का पहला एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा, उस पर डिस्टेंस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो कीजिएगा। हम लोग उसका डिस्कशन रेगुलर क्लास में ही अभी करेंगे। और मैं देखता हूं जैसे ही आज या कल एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उस एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आरडी शर्मा का जो सीक्वेंस सीरीज है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी। बाय सर। बाय सर। बाय।